अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया और भी मैंने इसलिए कहा कि यहाँ भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो गई। और इंटरेस्टिंगली ये हल्का मुस्लिम लीग नून ने जीता था 2018 के इंतखाबात में 6000 के मार्जिन से। अब यहाँ पर हुक्मरान जमात पर अपोजिशन की जमात की लीड जो है वो 6000 से बढ़ के 10,000 पे चली गई है। इसकी क्या वजह है? और इससे पहले कराची के अंदर भी NA 249 में अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बुरी तरह हारी के 5वें नंबर पर आई। आज NA 249 में रिकाउंटिंग हो रही है मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर, उनके कैंडिडेट की दरख्वास्त पर, लेकिन तमाम जमातों ने ही पीपल्स पार्टी के अलावा उसका बाइकआउट कर दिया है। और उसमें एतराज़ ये सामने आया है मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, दीगर जमातों की तरफ से, कि एक तो वो ये कहते हैं कि फॉर्म 46 नहीं दिया जा रहा और फॉर्म 45 पर 167 ऐसे फॉर्म हैं जिन पर दस्तखत मौजूद ही नहीं है पोलिंग एजेंट्स के। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए और जो बच गए, टोटल कितने बैलेट पेपर इशू हुए, उस सारे का रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिया जा रहा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा कि जो पहला बैग खोला गया, जो पहला बैग सामने लाया गया, उसकी सील ही खुली थी। इस पर तमाम जो दीगर अब पीपल्स पार्टी के अलावा जो कैंडिडेट्स थे, जमातें थीं, उन सब ने बाइकआउट कर दिया। और काउंटर फाइल्स का भी कहा जा रहा है कि वो भी नहीं दिए जा रहे। अब इसमें इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये कह रहे हैं कि टोटल जो हमने गिनती करनी है, जो हमें हुक्म आया है वो ये है कि टोटल डाले गए और मुस्तरदशुदा वोट जो हैं उनको दोबारा से हमने रिकाउंट करने के, किसी के वोट गलत काउंट तो नहीं हुए। इसके अलावा हमारे पास कोई मैंडेट नहीं कि हम दीगर चीज़ों को देख सकें। अब इस पर दोबारा से पिटीशन आई इलेक्शन कमीशन में कि इस मामले सारे को रोका जाए, लेकिन काउंटिंग फिल वक्त जारी है। लेकिन इस काउंटिंग में ये हुआ नाज़रीन, इस सारे मामले में, इस इलेक्शन में, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां ज़रा मज़ीद बढ़ गई हैं। और एक और चीज़ भी हो रही है कि जो स्ट्रेटजिक शिफ्ट आ रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, के आज जो खुशाब का इलेक्शन दिया उस पर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फ़ोन करके शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है, मरीम नवाज़ साहब को नहीं दी। हालांकि दोनों का बड़ा क्लोज एक आपस में कोऑर्डिनेशन बन गया था PDM के दौरान। और इसके साथ नाज़रीन हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब अपोजिशन को दावत दे रहे हैं कि मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, वो अपोजिशन को फिर आज NRO के ताने दे रहे हैं। तो ये बातचीत का अमल कैसे आगे बढ़ेगा? चूँकि आज कमेटी भी बना दी गई है इलेक्शन इस्लाहात पर अपोजिशन को इंगेज करने के लिए। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अंदलीब अब्बास साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी है अमूर ख़ारजा की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माइज़ा अमीर साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकन कौमी असम्बली है, और हैदर जमान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त सूरत हाल बन रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक होने वाले इस साल के 11 में से 10 ज़िमनी इंतखाबात हार गई है। सिर्फ एक जो कुरम की नशिस्त है वहाँ पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। और ये कहा जाता है कि ये जो सीटें हैं ज़्यादातर वो हैं जो छोड़ी हुई अपोजिशन की थी। तो खुशाब की अगर हम बात करें तो खुशाब में मार्जिन बढ़ गया है। जो 2018 के इलेक्शन में नून लीग ने जीती थी ये सीट, वहाँ उनके 66,000 वोट थे, तहरीक इंसाफ के 60,000 थे। आज जो इलेक्शन हुआ उसमें तहरीक इंसाफ को पे नून लीग को 10,000 वोटों की बर्तरी हासिल है, 10,000 वोटों से जीत ली है ये सीट। तो अंदलीब बात साहब, ये क्या वजह है? क्यों पंजाब में आपकी अपनी हुकूमत, सारा कुछ बुज़दार साहब को खान साहब कहते हैं कि वसीम अकरम प्लस हैं, वो शहबाज शरीफ से अच्छे वज़ीर आला हैं, लेकिन क्या वजह है कि लोग उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है? वो खुलेआम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं इंतखाबात के अंदर। शुक्रिया समर। सबसे पहली बात तो यह है कि यही आपको नज़र आता है कि हमने बिल्कुल किसी किस्म का जो माजी का सारा एक रवैया होता है कि हुकूमत में है, आप मशीनरी यूज़ करते हैं और फिर वो एक शोर मचता है कि जी डेवलपमेंट बजट्स हो गए, जो कि मचा कराची में, लेकिन यहाँ नहीं। हमने कोई ऐसी बात की, नंबर 1। नंबर 2, हमारी इसके अंदर पंजाब के अंदर जो हमारी अपनी सीट जो है वो, उसमें तो कोई भी सीट नहीं है। हमने एक कराची में अपनी सीट हारी और एक आपको पता है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा पे हारी। सो द पॉइंट इज़ के जी नौशहरा पे, और उसके वजूहात हैं बिल्कुल। हम उसके अंदर चाहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, भाइयों की लड़ाई थी, जो भी थी, या कराची में जैसे था कि वो जो PS 116 वाला हमारे कैंडिडेट था वो खड़ा होना चाह रहा था NA पे, और फिर वो पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी
से वो जो कॉपरेशन थी वो नहीं मिली। ये हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं और हम इनको रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो असल इशू है वो यही है कि चाहे आप नंबर 2 पे आए, नंबर 3 पे आए, नंबर 5 पे आए, मतलब जो जीत जाता है वो कहता है जी ज़बरदस्त है इलेक्शन। और उसी इलेक्शन कमीशन को जो कि जब वो हारा होता है वो कह चुका होता है कि जी बहुत ही बुरा सिस्टम है, धांधली हुई, फेल हो गया इलेक्शन कमीशन, और फिर उसको वो गुण गाता है। और बाकी जो जमातें हार जाती हैं वो कहती हैं कि जी ये तो बिल्कुल ही बेकार है और इसका रिजल्ट नहीं मानते। जब रीपोलिंग आती है उस पर भी आपने देख लिया। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये जमातें आपको भी और हम सबको 1970 के बाद कहती हैं कि आज तक कोई इलेक्शन जो है धांधली के बगैर नहीं हुआ, ये जमातें दोनों कहती हैं। ठीक, बहरहाल तो फिर मुझे बताएं कि अगर ये 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी आई और 3 दफ़ा नून लीग आई है तो इन्होंने उसके बारे में क्यों नहीं कुछ किया? और अगर हम कह रहे हैं कि जी आप रो रहे हैं आरओज को, आप रो रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, ह्यूमन एलिमेंट जब भी रहेगा धांधली होगी। लेकिन चले मैं उस तरफ आऊंगा, इस्लाहात वाली तरफ आऊंगा, मैं इस्लाहात वाली तरफ हम आगे चल के आएंगे। लेकिन अभी तो मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, यानी कि बड़ा सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि 11 में से 10 ज़िमनी इंतखाबात हार जाना हुकूमत का, आपका बयानिया, आपकी पॉलिसीज, आपकी गवर्नेंस, वो तो अवाम ने मुस्तरद कर दी। जो आप कह रही है कि मुदाखलत हमने नहीं की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके नतीजे में चीज़ तो ये सामने आ रही है ओवरऑल सारे का कि अवाम ने एतमाद का इजहार नहीं किया, आपकी गवर्नेंस को रिजेक्ट कर दिया है पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो। देखें, हमने वज़ीराबाद में 22,000 वोट ऐड किया, हमने डस्का में 32,000 वोट ऐड किया। ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी फ़र्क होती है। इनका जो कैंडिडेट था इसका खुशाब का, आपको पता है कि वो इंडिपेंडेंटली जीतता आया है। उसने 2002 में इंडिपेंडेंटली जीता, क्यू लीग ज्वाइन की, फिर उसने 2008 में इंडिपेंडेंटली जीता, नून लीग ज्वाइन की। तो उसका अपना एक स्टेचर, बरादरी, वो हम रिकग्नाइज करते हैं कि जब एक बंदा इंडिपेंडेंटली जिस भी जमात के साथ जाएगा जीतेगा तो उसका अपना एक वोट बैंक है। हैविंग सेड दैट, हमारे बंदे ने बहुत ज़बरदस्त उसको एक बंदा जो एस्टैब्लिश है, जो इंडिपेंडेंटली जीता है, बहुत अच्छा वोट इमरान खान को पड़ता है। एंड आई थिंक जिस तरह से जा रही है हमारी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि आप ऐसी जो हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये हालात जा रहे हैं, अगर इस वक्त हम 32-32 हज़ार वोट ऐड कर रहे हैं मुश्किल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ तो लीड आपकी कम हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ तो डिफरेंस जो था नून लीग को जो मार्जिन था वो 6,000 से बढ़ के 10,000 पे चला गया है। यहाँ बहरहाल मैंने आप कराची में आप विनर से छठे नंबर पे चले गए, 5 पे। मैं इस कैंडिडेट का मान रही हूँ कि ये एक कैंडिडेट है जो इंडिपेंडेंट भी किसी जमात के बगैर भी खड़ा होगा। तो इसकी चूंकि एक बहुत बड़ा सेट नेटवर्क है वहाँ, एंड अल्लाह उनको मगफरत अता करे, वो ही इज नो लॉन्गर हियर, तो वो एक सिंपैथी वोट भी होता है, बट उनकी अपनी भी एक स्टैंडिंग थी रिगार्डलेस ऑफ नून लीग और क्यू लीग। ठीक है चले, बहरहाल वो तोड़ना था आपने सारा कुछ, अपनी गवर्नेंस से चेंज करनी थी, लोगों की राय वो नहीं हो सकी। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। हैदर जमान साहब, पीपल्स पार्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है पंजाब के अंदर जब हम बात करते हैं। टोटल 229 पोलिंग स्टेशंस थे PP84 खुशाब के, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने वोट लिए 235 टोटल, यानी कि जितने पोलिंग स्टेशंस थे उनमें से 6 वोट ज़्यादा उससे। तो यानी कि एक तो टोटल जो पोलिंग एजेंट्स थे सब ने एक एक वोट डाला होगा, बाकी 6 वोट जो हैं वो कैंडिडेट साहब और उनके घर वालों ने डाल दिया होगा। ये किसने कैंडिडेट चूज़ किया? ये पार्टी आपकी क्यों इतनी ज़्यादा तनज़ली का शिकार है? चले नून लीग और PTI की तो हम बाद में बात करेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं पंजाब के अंदर? आप तो तब्दीली लाने की बातें कर रहे हैं पंजाब के अंदर, और हालत आपकी यह है कि 235 वोट लेते हैं आप हल्के के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर। देखिए, मैं सबसे पहले इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। आज कायरा साहब ने भी इस पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट था उसकी जो विड्रॉवल डेट थी वो गुजर गई थी और सिंबल अलॉटमेंट हो गई थी, लेकिन हमारे कैंडिडेट ने जो PDM के कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट किया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि अगर 235 वोट ही मिलने थे तो हम कैंडिडेट खड़ा ही ना करते, ऐसी बात नहीं है। हमने उसके लिए कोई कैंपेन नहीं की, कोई जलसे नहीं किए, हमारी तंजीम नहीं गई, क़यादत नहीं गई, तो हम यहाँ पे PDM के कैंडिडेट जो कि नून लीग के कैंडिडेट थे उनको हमने सपोर्ट किया है। जहाँ पहले भी बाई इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में, डस्का में भी हुआ है,
दीगर जगहों पे भी हुए हैं, नौशहरा में भी हुआ है, हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे नहीं, नहीं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये क्या मामला है। कराची का इलेक्शन पहले होता है और ये इलेक्शन खुशाब का बाद में होता है। कराची में आप अलग अलग लड़ते हैं, यहाँ बाद में होने वाले इलेक्शन में आप आके इनकी सपोर्ट का इजहार कर देते हैं। नून लीग से भी पूछ लेते हैं जरा, माहिदा साहबा, है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी वहाँ पे आपको खुशाब में? पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से ये जो लीड बढ़ी है? मैं जरा इनका जवाब लेने फिर आपकी तरफ आता हूँ, जरा इस पर जरा कंफ्यूज जरा क्लियर हो जाए यहाँ से भी। जी माहिदा साहब बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजरत के साथ मैं वैसे कौम को मुबारकबाद देती हूँ कि खुशाब में शेर ने एकदम एक दफ़ा फिर दहाड़ा है और बहुत इस्तीफा क्या है? वो हैदर जमान साहब के बकौल पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ धड़ा है, इसलिए जीता है। हैदर जमान साहब कहते हैं ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर मेरी हंसी निकल जाती है कि आप किस तरह कह सकते हैं कि आपका कोई वोट है। आप तो बिल्कुल वाइप आउट हो गए हैं पंजाब से, और इसका ये तो सारा ये सबूत आपको नजर आ रहा है कि पंजाब में कोई भी जो है इलेक्शन होता है हमने नून लीग में विड्रॉ कर दिया था, ये तो विड्रॉ नहीं हो सका। वो हमने सपोर्ट की आपके कैंडिडेट को। चलो वो आप ये कहना चाहें तो ठीक है, समझ आ रही है कि लीड क्यों बढ़ी आपकी 4000 सेविंग के लिए। ठीक है, फेस सेविंग के लिए अब समझ आ रही लीड आपकी 4000 क्यों बढ़ी? फेस सेविंग के लिए सारा ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ऑन अ सीरियस नोट, मैं ऑन सीरियस नोट बात ये है कि देखें, जो पीपल्स पार्टी है उसको रियलाइज करना चाहिए कि अपने अंदर झांकना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए कि वो पंजाब की पार्टी अब नहीं रही। उनका बिल्कुल वहाँ पे कोई किस्म का ना तो कैंडिडेट खड़ा होगा और वो वोट लेगा, ना इनका कोई टिकट लेना चाहता है। दूसरी बात ये है कि ये रियलिटी पीटीआई को सिंध में जो पीपल्स पार्टी है उसको सिंध में भी पीटीआई को फेस करनी पड़ी कि उनका जो नंबर है वो गिनती में ही नहीं था इलेक्शन में जहाँ पे वो सीटें जीते थे। सो अगर पीपल्स पार्टी इस चीज़ को अंदरूनी तौर पे, चले टीवी पे नहीं कहना चाहते हैं, अंदरूनी तौर पे ये रियलाइज करें कि हम लोग पंजाब में बिल्कुल वाइप आउट हो गए हैं, हम वीक हो गए हैं, तो वो बेहतर होगा कि अपनी करेक्शन करें। दूसरी तरफ अगर अभी अंदलीप ने बात की, ने बात की कि जी वो कैंडिडेट अच्छा था, वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग था, वो ये था। देखिए बात ये है कि जब आपकी गवर्नेंस सही नहीं होगी, जब आपको के मुल्क में महंगाई होगी, जब आपके मुल्क में माफियात होंगे, जब आपका मुल्क जो है वो मतलब महंगाई की वजह से रो रहा है रमजान के महीने में, आप मुझे बताएं कि कैसे हो सकता है कि जो है इनको वोट मिले? अगर ये कहें कि जी कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट अच्छा था, कैंडिडेट बुरा था, वो पॉसिबल ही नहीं है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है। और ये आपको देखिए जितने 4, 6, 11 हल्के हुए हैं उसमें पीएमएलएन क्यों जीत रही है? वो इसीलिए जीत रही है कि उनकी बेहतर गवर्नेंस थी, बेहतर फॉरेन पॉलिसी थी। अब आप फॉरेन पॉलिसी को लेके देख ले, इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो है वहाँ के जो बाहर के लोग हैं उनको डांटने पे आते हैं, तो बहुत ज्यादा डांटते हैं। उस पे मैं आ रहा हूँ, बाद में उस पे आएंगे। जरा हैदर जमान साहब, दो चीजें जरा मैं आपके साथ जरा डिस्कस कर लूँ। पहले तो यह है कि मैं दाद देता हूँ आपकी दिलेरी पे कि आप आज डिफेंड करने आए 235 वोटों को। चूँकि आपकी पार्टी के एक और पंजाब के सीनियर लीडर से हमने रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी मैं 235 को डिफेंड नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। तो एक तो आपको सलाम है कि आप इसे डिफेंड करने के लिए आगे, माशाल्लाह से दिलेरी आपकी, पार्टी के साथ लॉयल्टी को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, माइजा मी साहब ने क्लैरिटी बिल्कुल दे दी, वो कह रही है किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी, हम अपने बलबूते पे जीते हैं। ये फेस सेविंग के लिए पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई हमने नून लीग को सपोर्ट किया इसमें। अच्छा देखिए, ये बात करना तो इनका हक है माइजा का, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। देखिए इस तरह अगर आपने कॉन्डरसेंडिंग बिहेवियर करना है या इस किस्म के इन्वेंडोज करने हैं तो नून लीग की पूरे सिंध में कोई सीट नहीं है, ठीक है। और अगर पीपल्स पार्टी इतनी ही गैर मकबूल है, पंजाब में है, तो आपको हमारी पीडीएम के जलसों में जरूरत क्यों पड़ी? मीनारे पाकिस्तान का जलसा हो गया, जनूबी पंजाब मुल्तान का जलसा, मुल्तान का जलसा जो है आपने देखा कि वहां कितनी रेजिस्टेंस हुई। उसके बाद बहावलपुर में मरियम साहिबा जब गई तो अहमद महमूद साहब गए। मैं समझता हूं और आज की बात कर लेते हैं, इसी खुशाब की बात कर लेते हैं। हैदर जमान साहब, यहाँ पे पहले कौन से ज्यादा वोट थे? 1700 वोट तो आपके कैंडिडेट ने 2018 के इंतखाबात में लिए थे। कौन से उस वक्त 17,000 ले लिए थे? हालांकि यहाँ पे 60-65 हजार की गेम है।
अच्छा मेरी बात सुन लेना, ये हमारा कोई कितना कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड हल्का नहीं है, पहली बात है। हर पार्टी के कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, हर पार्टी के पास कभी अच्छा कैंडिडेट होता है, कभी अच्छा कैंडिडेट नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि 36 अजलाएं पंजाब के सुप्रीम कोर्ट की लोकल गवर्नमेंट जजमेंट के बाद एक लाला मूसा की है टीएमए, जहां पे नदीम कायरा साहब में इतनी जुर्रत है और सलाहियत है कि वो जाके अपना दफ्तर ले रहे हैं। बाकी नून लीग अपनी सारे जोम के साथ किसी एक जगह अपना नाजिम या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नहीं बिठा सकी। तो बात यह है कि आज आपकी जो है आपकी नजर में आपकी हवा है। हमने वो वक्त भी देखा जब आपकी क़यादत यहां नहीं थी, हमारी क़यादत यहां पे मौजूद थी और हमने ऑपोजिशन पे फैसला भी किया और इस हुकूमत को और अगले वाली हुकूमत को जो माजी की हुकूमतें चैलेंज किया है। ये पाकिस्तान के अवाम बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पंजाब में यकीनन हमारे पास चैलेंजिंग एरियाज हैं, हल्के हैं ऐसे जहां पे हमारे पास मुश्किलात हैं। लेकिन ये कह देना कि हमने सपोर्ट नहीं किया, मुझे ये बताइए कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, अगर हमने हर जगह पोलिंग एजेंट खड़ा किया हो, 235 पोलिंग है ना आपके, आपने बताए हैं ये 235 वोट पड़े, 229 पोलिंग स्टेशन से 6 वोट ज्यादा लड़ा होता पोलिंग स्टेशन से वोट, लेकिन हमने सपोर्ट किया। और लम्हा फिक्रिया यकीनन पीटीआई के लिए है कि वो मुतवातिर इलेक्शन हार रही है और नून लीग के जो अभी साहब जीते हैं उनको तो अभी इस्तीफा देना पड़ेगा ना। जैसे अगर मिफ्ता साहब जीत जाए, क्योंकि इन्होंने तो इस्तीफे देने हैं, आप ये करना चाहिए माहिदा साहिबा से कि अब आप इस्तीफे दें। आपने अपने वोट मनवा लिए, अब तो इस्तीफे देने चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वजह से इस्तीफे नहीं दे रहे थे। अंदलीब अब्बास साहिबा, ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही है कि जो 11 में से 10 ज़िमनी इलेक्शन हार गई, या फिर पीपल्स पार्टी के लिए कि जो खुशाब में 235 वोट सिर्फ उनका कैंडिडेट वहां पे लेता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया सियासी पार्टियों के लिए है, क्योंकि आप अगर एक बाई इलेक्शन को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे और उसके अंदर इस वक्त इतने उसको कहते हैं गुंजल पड़ गए हैं, तो ये एक बहुत ही बुरा हमारे लिए एक जिसको कहते हैं ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिस पे किसी को एतबार नहीं है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मैं हारूं आप हारे, 2 वोटों से हारे, 2 लाख वोटों से हारे, लेकिन लोग उसको तस्लीम करें। अभी इंडिया में देख ले, बीजेपी हारा है ममता बनर्जी से, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। सिमिलरली ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि वो कहे कि जी धांधली हुई है, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट कम होता है इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है और किसी भी तरह वो उसको आप नहीं कंपेयर कर सकते जब आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। अब मसला क्या है, कहते हैं जी वो सईद गनी साहब ने बैठ के अपने सारे टीचर्स वहाँ बिठा दिए, अगर पंजाब में होगा कोई और बिठा देगा। तो जब तक के ये इसके इस्लाहात नहीं होंगे और ये एलिमेंट के जी आपने अपने बंदों के साथ मिलके ये धांधली की है नहीं रिमूव होगा और बंदों का रिमूव नहीं होगा। सारी दुनिया में क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है जहां आप उसको टेक्नोलॉजी में करते हैं। रवैयों की इस्लाहात भी चाहिए। हर प्रोग्राम में बैठ के हमसे आर्ग्यू करते हैं कि जी ये इंटरनेट बंद हो जाएगा, रिमोट एरिया में वाईफाई कहाँ से आएगा। भाई ना उसको इंटरनेट की ज़रूरत है ना उसको वाईफाई की ज़रूरत है, उसको किसी और, लेकिन उसके साथ उसका जो कागजी रिकॉर्ड है वो साथ साथ होगा। ये नहीं होगा कि वो कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आप बल्ला या शेर लगा देंगे तो वो सारे उसी तरह निकल आएंगे ऑटोमेटिकली। तो जरा सिस्टम को समझें, सिस्टम को अंडरस्टैंड करें कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज उसके साथ डिस्पाइट ऑपोजिशन और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टीज हैं उसको सक्सेसफुली कर रही हैं, तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस से आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में इलेक्शंस बहुत चेंज हो गए हैं। मैं उस तरफ आता हूं कि पाकिस्तान में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, पाकिस्तान में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे इस्लाहात के मामले पे, कानून साजी के मामले पे। इस तरफ में आऊंगा जरा थोड़ी देर बाद। जरा मैं माहिदा अमीर साहिबा से जान लूँ कि माहिदा अमीर साहिबा ये जो बात कर रही हैं अंदलीब अब्बास साहिबा कि हमें इस्लाहात की ज़रूरत है, हमें सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा हमें सिस्टम बदलने के साथ हमें सियासी रवैये बदलने की भी ज़रूरत है कि जहाँ आप इलेक्शन जीत जाते हैं वहाँ तो आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। जहाँ हार जाए वहाँ हार माननी नहीं, वहाँ इलेक्शन कमीशन बुरा हो जाता है। अभी नून लीग की मैं बात करूँ, मिसाल दूँ आपकी पार्टी की, तो NA 249 में इलेक्शन कमीशन बहुत बुरा है, खुशाब में इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, डस्का में इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, बाकी हर जगह पे बहुत अच्छा है, सिर्फ वहाँ पे बुरा जहाँ आप हार गए। देखिए समर, पहली बात तो ये है कि जो अंदलीब साहिबा बार बार बात कर रही हैं और स्ट्रेस कर रही हैं, उनको मेरा ख्याल है कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो बाई इलेक्शन हार गए हैं।
उनका इंटरेस्ट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंट्रोड्यूस कराया जाए और जल्द से जल्द कराया जाए, ऑर्डिनेंस के थ्रू कराया जाए, किसी तरीके से कराया जाए हमें। लेकिन ये अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि इनको जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। पॉलिटिकल हम अनपढ़ जाहिल नहीं हैं, हम लोगों ने मतलब कि सीजन पॉलिटिशियंस है हमारे लीडर्स। और नहीं मुझे आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे, आपने पूरा टाइम दिया मुझे, तो मैं पूरा सेगमेंट कर रहे हैं, मैं उधर भी आऊंगी। बात ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में नहीं, अभी उन्होंने बात की तो आपने उनको करने तो मेरा पॉइंट भी ले लेना। बात ये है कि देखें, जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आप बार बार स्ट्रेस करते हैं, हमें नहीं पता कि दुनिया में जौन सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कहाँ रिजेक्ट हुई है, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में कौन से फ्लॉज हैं, हमें नहीं पता इलेक्शन कमीशन में जो है रिजर्वेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, हमें ये नहीं पता कि ब्रीफिंग ली है कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंट्रोड्यूस कराई है। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की वो ब्रीफिंग ली, उस पे भी आपने कोरोना वायरस देखी आपने जो पार्टी कोरोना वायरस में ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो पार्टी ऑपोजिशन के साथ बैठने को कैसे तैयार होगी? तो आपने मुझे बताएं, ईवीएम को आपने देखा नहीं, स्टडी नहीं किया, आपने पहले इन्होंने हमें पार्लियामेंट में लाए ये चीज, पार्लियामेंट में लाए, पार्लियामेंट को तो ये रबर स्टैम्प समझते हैं। पार्लियामेंट में जो चीज नहीं लाई जा रही उसको जो है यहाँ पे जो है वो बार बार उसके लेक्चर दिए जा रहे हैं। बात ये है कि आप पार्लियामेंट में लाएं, पार्लियामेंट में डिस्कशन होने दें, पार्लियामेंट में डिबेट होने दें, ये अवामी मामला है, अवाम ने वोट देने, अवाम को तो पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या होती है। 249 में आपने क्यों गिनती पे दोबारा इतराज उठा दिया? देखिए इलेक्शन कमीशन पे आ जाते हैं। पहली बात देखिए हैदर जमान साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा कॉन्डिसेंडिंग जो है वो रवैया नहीं, मतलब उसके लिए माजरत हो अगर वो फील करें। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन देखिए जमहूरियत है और हमारा एक राइट बनता है कि अगर हमें रिजर्वेशन हैं और हमारा जो कैंडिडेट है उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इलेक्शन में, तो हम उसके लिए खड़े हुए हैं। हमें फील होता है और हमारा जो है जो इलेक्शन का एक्सपीरियंस है, हमें जो वोटिंग डिफरेंस है 5% से लेस वोटिंग डिफरेंस है, एक तो हमारा राइट बनता था रिकाउंट का, दूसरा जो हमारे इश्यूज हैं उनको जो है एड्रेस करना इलेक्शन कमीशन का जो है वो उनकी ड्यूटी है, उन्हें करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को और हम किसी इदारे को हमें हमारे मैंडेट में दो चीजें हैं, एक तो जो वोट पोल हुआ उसको हमने काउंट करना है और दूसरा जो मुस्तरशुदा वोट है उन्हें हमने काउंट करना है। बाकी चीजें काउंटरफायर बाकी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा। अगर ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रही है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करनी है ना, तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर्म 15 जो 45 और 46 है वो जो है वो मैच करें, उनके पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स मैच करें, काउंटर फीट जो है उनको भी जो है वो देखा जाए। वो खबर ये आ रही है कि 82 वोट जो है मिफ्ता साहब के मजीद कम हो गए। देखिए कम हो, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, ये बात नहीं। 82 वोट कम ही होंगे जब एक पार्टी जो है वो बैठी हुई है और बाकी सारी पीटीआई को रिजर्वेशन नहीं है, हालांकि वो तो गिनती में नहीं थी, नंबर पे थे गिनती में नहीं थी। अच्छा दूसरा जो है मैं एक और बात करना चाहूंगी। देखिए जो हैदर साहब ने बात की ना पंजाब की, बात ये है कि देखें इनके भी जो लीडर हैं वो जो है अपनी भाग नहीं मैं कहूँगी कि वो चले गए थे अपनी मर्जी से लंदन, तो ये कहना बार बार की जी ये चले गए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप सिंध की गवर्नेंस देखें और पीटीआई को चाहिए कि अपनी पूरे पाकिस्तान की गवर्नेंस देखें। 18% महंगाई हो गई है, 18%। और अगर ये पानी का मसला एड्रेस कर लेते शायद तो मिफ्ता इस्माइल साहब इतनी ज़्यादा जो है वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब जीत रहे थे उनको हराया गया महकमा तालीम ने, जो उनको हराया गया महकमा तालीम ने, वो भी हर किसी के सामने है। और मेरी बात सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी जो है ना बहुत बड़ा मसला है, वो उनको इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया। कर लेते तो शायद ज्यादा नंबर से कराची में जीत जाते। ठीक है, चलें मुझे एक जरा ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम नाजरीन बात करेंगे ये जो इंतखाबी इस्लाहात की इतनी बात होती है, ये इस्लाहात कैसे होंगी। चूँकि सदर मुमलिकत ने भी कहा है कि मैं बात करूँगा अपोजिशन से, वज़ीर ख़जाना भी दीगर मामलात पे चार्टर ऑफ इकॉनमी पे अपोजिशन से बात करना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस चीज़ पर राज़ी नज़र नहीं आ रहे। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। पिछले सेगमेंट में हमारी सारी गुफ्तगू जाके जो कंक्लूड हुई तो वो रवैयों पे कंक्लूड हुई कि हमारे रवैये जो हैं सियासी वो तब्दील करने की ज़रूरत है कि जहाँ इलेक्शन जीत जाएँ वहाँ इदारे इलेक्शन कमीशन सब ठीक, जहाँ हार जाएँ तो वहाँ कभी इलेक्शन कमीशन बुरा हो जाता है, कभी वहाँ महकमा तालीम, कभी महकमा ज़राअत, इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। तो रवैयों की हम बात करें नाज़रीन तो वहाँ पे एक रवैया ये भी है कि सदर मुमलिकत तो अपोजिशन को इस वक्त ऑफ़र दे रहे हैं कि आए बात करते हैं। एक अच्छा रवैया है, बात करते हैं और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आगे बढ़ते हैं। एक पार्लिमानी कमेटी भी आज तश्कील दे दी गई है जिसमें स्पीकर साहब ने तश्कील दी है, जिसमें बाबर रेवान साहब हैं, असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और इसमें डोगर साहब हैं। लेकिन मैं पहले सदर साहब को सुनाता हूँ कि एक रवैया ये है कि अपोजिशन से बात करनी है, आगे बढ़ना है, इस्लाहात करनी है। ज़रा सुनाएं सदर साहब ने क्या ऑफर दी कल। मैं दावत देता हूं अपोजिशन के लोगों को प्रेसिडेंसी में, या अगर वो ज़्यादा कंफर्टेबल है तो पार्लियामेंट के अंदर जब ये मशीन रखी जाएगी तो वह मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। एंड क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा हूं तो वहाँ पर मशीन के मामलात को एक्सपोज करें और उनके एतराज़ात हैं उनको या तो जवाब दें या उसका हल तलाश करें। देखो, बग़ैर अपोजिशन की शराकत के और बाइंग इन टू दिस तो लोग भी इसको जब खरीदेंगे, इस आइडिया को, जब हमारे लीडरान सब खरीद लेंगे। मैं चाहता यही हूँ पार्लियामेंट के ज़रिए हो। ये रवैया यह है कि दावत दी जा रही है, बातचीत की, ताउन की बात की जा रही है। इसी पे जो वज़ीर ख़जाना है वो भी आजकल चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब हैं, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो कह रहे हैं भाई ये चोर डाकू हैं। ज़रा PM साहब को भी सुना देंगे। पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। इसलिए सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से कि जी हमें NRO दे दो। हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। हैदर जमान साहब करेंगे मुज़ाकरात हुकूमत के साथ? ये जो कमेटी भी बन गई है और सदर साहब भी दावत देना चाह रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात कश्मीर पे नहीं किया, अपोजिशन से लोकस्ट पे नहीं किए, कोविड पे नहीं किए। ऐसी क्या क़यामत सुगरा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन की यकदम ज़रूरत महसूस हो गई है? ज़रा इस बात को समझिए। और ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट दिया गया था 2018 के इलेक्शंस में, वो जाके वोट कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। इनका एक, ये तो बहुत पढ़ी लिखी इनकी मेंबर हैं जो हैं, अपनी तशरीफ लाई हुई है PTI से। इनकी पीछे स्टडी होती है, इनके थिंक टैंक होते हैं। PTI में बहुत थिंक टैंक बनते हैं, आपको भी पता है जब ये हुकूमत में नहीं आए थे। इनके थिंक टैंक्स की एक स्टडी है, मुझे उसको देखने का इत्तफाक हुआ है किसी तरीके से। वो स्टडी ये कहती है कि हम अब किसी सूरत पाकिस्तान में अगला इलेक्शन जीतना तो क्या, हमारी जमानतें जब्त होंगी, तो उसको अब हम किस तरह सैबोटाज कर सकते हैं कि हम तो सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की पैदावार है पार्टी, हमारा वोट बैंक जो है वो तो कदर बेहतर लिटरेट है, यूथ है और ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनका हम हर वक्त बात करते हैं। तो हम कोई ऐसा चक्कर चलाएं कि पाकिस्तान का जो 70-80% वोटर है, जिसमें खवातीन हैं, बूढ़े हैं, देहात हैं, ठीक है, जहां टेली डेंसिटी नहीं है, जहां अभी एंड्रॉयड फोन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, जहां अभी बैंकिंग नहीं है, पाकिस्तान का बेशतर इलाका अभी। लेकिन सर बातचीत तो करें ना, बातचीत तो करें, बातचीत करेंगे, कहीं आपकी बात मानी जाएगी, कहीं आप गवर्नमेंट की बात मानेंगे। इसी तरह मिलजुल के बातचीत करके चीजें बेहतर की जाती हैं, इस्लाहात की जाती हैं, कानून साजी की जाती है। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, 2017 का जो एक्ट है, ये 9 महीने पार्लियामेंट्री कमेटीज नून लीग की गवर्नमेंट में तमाम पार्टी, आपको पता है 16 इलेक्शन कवानीन है जो रिपील हुए थे। आरिफ अलवी साहब भी उसका हिस्सा थे कमेटी का। बिल्कुल, हम बैठ जाएंगे, हम सुन लेंगे इनकी बात। जिस किस्म के तरामीम है, मैं आपको 2-3 तरामीम बता रहा हूं, अगर आप सुन लेंगे तो फायदा ही हो जाएगा। एक तरमीम उसमें यह डाली गई है कि हर पोलिंग स्टेशन पे हर कैंडिडेट के 5 बंदे खड़े हों। अब कोई इस जीनियस हुकूमत से पूछे या ये ड्राफ्ट देने वाले से पूछे कि अगर 10 कैंडिडेट हैं तो 50 बंदा तो हर पोलिंग स्टेशन पे, तो वहां तो वैसे ही बलवा हो जाएगा। ये जो है फार फेच थे, लेकिन हम जरूर बैठेंगे, हम बैठेंगे और इनका जो अज़ाइम है उसको हम एक्सपोज करेंगे। और ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जहां वजीर आजम अपना वोट गलत डाले, जहां पे कैबिनेट के मेंबरान सेनेट के इलेक्शन में अपना वोट गलत डाले, जहां RTS बैठ जाए,
जहां आरओ इलेक्शन को ले जाए। पीपल्स पार्टी सब कुछ के बावजूद बैठने को तैयार है। मैं जरा ये इस पे माइजा साहब का जवाब भी ले लूं, फिर मैं आता हूं गवर्नमेंट की तरफ कि वो कैसे लेके आगे बढ़ेंगे। आप भी तैयार जाएंगे मुज़ाकरात में, बैठेंगे? देखिए, हमें एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं सिलेक्टेड के हम चोर हैं, डाकू हैं, और हमें जो है वो इंतकामी निशाना बनाए रखा 2 साल 3 साल। अब किस मुंह से कह रहे हैं कि जो है आके बैठ जाएं? कोविड के जो इतना बड़ा पेंडेमिक है और आज और सीरियस होता जा रहा है, उसमें तो आपने शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, आप शहबाज शरीफ साहब ने आपको दावत दी, आप भाग गए, आप इतने ज़्यादा फ़िरौनियत आपके अंदर आ गई थी। तो अब आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी जो असल हकीकत क्या है जब जो इलेक्शंस में रिजल्ट आए हैं। अब जो है अगर आप पैनिक का शिकार हैं तो हमारा कसूर तो नहीं है। हमने तो बड़े आराम से जो है अदालतों का भी सामना किया, हमने उनको फेस भी किया, और हमने जो है हमें अदालत हमारे खिलाफ सबूत भी नहीं निकले। आप तो माफियाज के साथ बैठे हुए हैं और आप जो है बात करते हैं लोगों को चोर का और लोगों को डाकू की बात करते हैं। पाकिस्तानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए बैठेंगे। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि हैदर साहब ने जो बात की कि जो चीज़ इम्प्लीमेंटेबल नहीं है अभी, वो उसके बारे में इतना ज्यादा जोर शोर क्यों है? एक तरफ तो आपके असद उमर साहब कहते हैं, एक तरफ नहीं, कमेटी तो ये अपनी कमेटियां खेलते रहते हैं, और जो कमेटियां खेलते हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं होता। चीनी माफिया का, आटा माफिया का, दवाई माफिया का, ऑक्सीजन माफिया बनेगा, उसका कोई रिजल्ट निकला है? कोई रिजल्ट नहीं निकला है ना। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि देखिए, एक तरफ आपके कह रहे हैं असद उमर साहब के जो है हम पे कोई जोर, हम पे कोई प्रेशर आया तो हम असेंबलियां तोड़ देंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं फौरन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ले आए। ये क्या है? व्हाट इज द मेथड टू दिस मैडनेस? जोड़ रही हैं आपस में कि ये दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इतनी जल्दबाजी है इस चीज में। जब पेंडेमिक आपके सर पे खड़ी हुई है, ऑक्सीजन आपके पास है नहीं है, ऑक्सीजन बहुत महंगी है, आपके पास जो है वो जो आप लगा रहे हैं, दवाइयां लगा रहे हैं, उसकी वो है वैक्सीनेशन जो है वो उसकी वो स्लो है। आपकी कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, और वो ये चाह रहे हैं कि मीडिया जो है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को डिस्कस करे, इनकी मिस गवर्नेंस को ना डिस्कस। वो तो चले, आपके पास पूरी लिबर्टी, आप जिस चीज को मर्जी डिस्कस करें, हम कर रहे हैं, देते रोजाना। अच्छा, ये हैदर जमात साहब भी क्विकली जरा कुछ ऐड, आप कुछ ऐड करना ऐड कर ले, फिर मैं अनलीम साहब से एक ही दफा सारे का जवाब ले लूं जरा। हो चुका है रिफॉर्म, लोकल गवर्नमेंट का हो गया, सिविल सर्विसेज का हो गया। 3 साल में जो प्राइवेटाइजेशन करनी थी, कोई रिफॉर्म हुआ है अभी तक? जो नासिर खान दुरानी, कोई एक रिफॉर्म नहीं हुआ। ये रिफॉर्म हम करेंगे, असल में इनका अपना दिमागी तवाजुन का रिफॉर्म होना चाहिए। ये पैराडाइम शिफ्ट करें कि गवर्नेंस की तरफ देखें। जी अनलीम साहब, यू हैव अ लॉट टू रिस्पोंड। काफी ज्यादा चीजें एतराज आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी। वो एक तो शक का इजहार करी दोनों जमातें, जो मुझे लगा है इनकी गुफ्तगू से, वो शक का इजहार कर रहे हैं कि पीटीआई क्यों इतनी जल्दी में है, हेस्ट में है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे वो शक का इजहार कर। इस पे मुतमिन करें इन्हें कि क्या वजह है, क्यों आपको ज्यादा इंटरेस्ट, आपका जोर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर? 2018 कमेटी बनी थी, उसने आज तक कभी मीटिंग की है? ठीक है, चले 3 साल हो गए। अब सुने जी जवाब जरा। ठीक है, वो भी तो रिफॉर्म। जी अनलीम साहब, ये क्यों इतनी जल्दी है? अच्छा, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जितने भी एतराज़ात कर रहे हैं ना ये रिफॉर्म्स पे, और स्पेशली इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे, ये मौजूद ही नहीं है। मतलब ये जो कह रहे हैं जी डिजिटल पार्टी हो जाएगी और वो डिजिटली जाएगा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप जो भी एतराज़ात करें, वो 22 करोड़ अवाम को पता चल रहा है कि एतराज़ सिर्फ ये है कि जी जैसे इन सब ने माना कि हम पीपल्स पार्टी 4 दफ़ा और नून लीग 3 दफ़ा धांधली से आई है, लेकिन दिलीप साहिबा को कहेंगे जो इनकी पार्टी है ना, जो 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम जो है वो ग्राउंड पे रहती है, उनके ग्रास रूट लेवल पे रहती है, पार्टी रहती है सोशल मीडिया पे। जवाब पूरा हो जाए फिर आर्गुमेंट दीजिएगा जी। ये दिलीप साहिबा जी कंटिन्यू करें जी। सो ऑब्वियसली जब ये खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 70 के बाद तो आज तक कोई इलेक्शन जो है वो धांधली के बगैर नहीं हुआ, तो जब 4 दफ़ा ये आए और ये इन्होंने क्यों नहीं कोई रिफॉर्म्स किए, फिर ये 3 दफ़ा दूसरी पार्टी आई, इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए 2017 में, अब आप कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं,
जो इन्होंने 2014-15 जो हमने पूरी एक स्ट्रगल की, उसके बावजूद हम कमेटी में बैठे 2016 में और हमने रिफॉर्म्स में ये सारी चीजें दी जो इन्होंने उठा के बाहर एक सवाल है मेरा अंजलि साहिबा से कि ये कह रही है कि हम धांधली से आए हैं, तो अभी जो 11 बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें भी धांधली हुई है कि मुस्लिम लीग नून आ गई है। धांधली है, मुझे समझ नहीं आती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम धांधली से आए हैं और मुझे तो लगता है आप लोग धांधली से आए हैं। जवाब सुनने उसके बाद आते हैं, जवाब सुनने जरा फिर आते हैं। जी आप बोले अंदीप साहब, मुकम्मल कर लें जवाब, फिर काउंटर क्वेश्चन उनका मैं लेता हूँ। वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रही है, आप पहले बात मुकम्मल कर लें जरा। नहीं बोलने दें इनको, आई हैव नो प्रॉब्लम। फिर सवाल उनका पहले सुन ले, फिर आप उनका सवाल सुन ले, उसको उस पर जवाब दे दें। जी आप सवाल उनसे करना चाह रहे हैं? मैं इनसे पूछ रही हूँ कि देखें अगर हम धांधली से आए हैं, मैं अब अगर हम धांधली से आए हैं, आप उनका सवाल नहीं, मैं अपना आपसे सवाल करना चाह रही है, मुझे कंप्लीट कर लेने दें। आपसे सवाल करना चाह रही है, उसके बाद कंप्लीट कर लीजिए। चलें मैंने कहा अगर आप धांधली से हम धांधली से आए हैं, कंप्लीट कर लेने ये बता दें कि जो 11 बाय इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, इसमें पीएमएलएन क्यों जीत रही है? चलिए वो कह रही है कि बाय इलेक्शन हुए 11 उसमें तो धांधली नहीं हुई ना, जीत रही है, यहाँ धांधली नहीं हुई। इसका भी जवाब दे दें साथ जरा। जी नहीं, मेरी बात सुने कि ये धांधली नहीं बोल रहे। अभी 249 में ये जो इलेक्शन हारे हैं, अगर जीत जाते इन्होंने कहना था ठीक है, हारे हैं तो अब कह रहे हैं धांधली हो रही है, तो ये क्या बात कर रही है इनके सामने? आज उस इलेक्शन में तो आप 6वें नंबर पे भी नहीं है ना। ओवरऑल बात हो रही है। मसला ये है कि आपने जो बात करनी है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हम जितना हम स्ट्रगल किया हमने 2014-15, उसके बावजूद हम कमेटियों में बैठे। ये कोरोना की बात कर रही हैं, 2 लेटर्स आपके मीडिया ने दिखाए, स्पीकर ने लिखे कि कोरोना की कमेटी में आए, इनमें से एक बंदा नहीं आया, एक बंदे ने कंट्रीब्यूट नहीं किया रिटन इनविटेशन पे। तो आज अगर हम कह रहे हैं इनको चले इतराज है, फॉर एग्जांपल इनको ये इतराज होता है कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं करानी, तो आके बोले कुछ और वोटिंग हम कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, कोई सजेशन दे, कोई सोल्यूशन दे कि जी दिस इज अ सुपीरियर सोल्यूशन। ये भी है ना लीप साहब के सदस्य साहब मुज़ाकरात की दावत देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं ये चोर डाकू हैं, तो वो डाकुओं से मुज़ाकरात कैसे होंगे फिर? और फिर कहा जाता है कि रवैयों की बात, यहाँ पे भी रवैयों का मसला आ जाता है। जब कमेटी की बात करते हैं और जब कोई आगे बढ़ता है तो कहते हैं ना, मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेन किया कि 2013 से लेके 2016 तक जो इन्होंने हमें किया धरनों पे और जो कहा हमें, उसके बावजूद हम कमेटी में आए और हमने रिफॉर्म्स पे बैठे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप सियासत में तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट हमेशा एक दूसरे को बहुत सी चीजें कहती है कि जी हाँ हम कमेटी में आएंगे अगर आप हमें बिल्कुल ये क्लीन चिट दे देंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे, हमें सारा कुछ वाइट वॉश कर देंगे, फिर हम बैठेंगे। जिसका मतलब क्या निकलता है, अवाम क्या कहती है फिर? अवाम इसीलिए इनके जलसों में नहीं आई क्योंकि उन्होंने कहा ये तो जाती मफाद के लिए निकले हुए हैं। क्योंकि अगर इनको मुल्की मफाद हो तो ये फैक्टिव पे इतना मसला ना करें, मुल्की मफाद हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स पे आए, खुद कहते हैं धांधली है और खुद करने को तैयार नहीं है। जिसका मतलब है कि 22 करोड़ अवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर धांधली हमें जिताएगी जबरदस्त, अगर धांधली किसी और को जिताएगी फिर हम शोर मचाएंगे, लेकिन हमने चेंज नहीं करना क्योंकि ये ना हो कि फिर हम पकड़े जाएं सारे। ठीक है, चले मुझे एक जरा ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो रवैयों की हम बात करें। एक और रवैया भी आपको दिखाएंगे। काम तो ठीक हो रहा है लेकिन रवैया उसमें जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है जो गवर्नमेंट कर रही है। कि इस वक्त जो सिविल सर्विस जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नाराज़ गवर्नमेंट से, फॉरेन सर्विस के लोग भी नाराज़ कर दिए। इमरान खान साहब ने बातों की ब्रेक पर हमारे साथ रही। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। फिर रवैयों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक रवैया ये भी है कि आप अच्छा काम करते हैं लेकिन आपका तरीक़ाकार शायद ठीक नहीं होता। और हुकूमत का जो रवैया है इस वक्त मुख्तलिफ शोबा जो मुख्तलिफ अहम शोबे हैं उनके साथ, पहले आपने देखा फिर 2 साल के वान साहब वाला मामला, उन्होंने सिविल एक सर्वेंट को किस तरह से ट्रीट किया। बिल्कुल उनकी गलती हुई होगी जो रिपोर्ट भी आई कि कसूरवार ठहरी उसमें ऐसी साहिबा, लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं, तरीक़ाकार ठीक नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुफरा से खिताब किया, उसको टेलीवाइज़ कर दिया गया। आप इंटरनल मीटिंग्स होती हैं वहाँ आप जितनी सख्त बात करें, उन चीज़ों को टेलीवाइज़ करके वो बड़े नाराज़ है कि भाई हमें ह्यूमिलिएट किया गया पब्लिकली।
ये मैं रवैया आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा आप देख लें कि सिविल सर्वेंट्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है, फॉरेन सर्विस को किस तरह ट्रीट किया जाता है, ज़रा देख लें। आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। ये फर्जियों के लिए राशन नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है। जिस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा। कोई कैलसनेस, कोई परवाह नहीं। मैं आपको बता दूं, इस तरह हम नहीं चल सकते। मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी एम्बेसीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एज अपोज टू पाकिस्तानी एम्बेसीज। आई वांट दिस टाइम कि बड़ा क्लियर इसकी मॉनिटरिंग हो, हम ताकि सजा और जजा दें। देखिए, जो कल इमरान खान साहब ने किया, मैं उस इकदाम को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपने वहाँ पे ब्यूरो लगा दिए हैं एम्बेसडर्स, उनसे पूछकर ज़रूर होनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार पब्लिकली ह्यूमिलिएट होने पे किए जाने पे वो बड़े नाराज़ हैं। लीब साहिबा, ये आप तो पहले सिविल सर्वेंट्स नाराज़, अब आपने फॉरेन सर्विस वाले भी नाराज़ कर दिए, सिस्टम कैसे चलेगा? देखिए, बात यह है कि सज़ा और जज़ा का सिस्टम तो सबके लिए होना चाहिए ना। बिल्कुल। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि जो बड़े हैं, छोटे हैं, ताकतवर हैं, कमज़ोर हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट हम बता रहे थे कि जी अल्टीमेटली जो हमने सर्व करना है वो आवाम को सर्व करना है, चाहे वो बाहर है चाहे वो यहाँ है। और ये जो दो माइंडसेट्स हैं बहुत अच्छे, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त लोग सर्विस में भी शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली जब ऐसी कोई बात आती है तो वो उसके अंदर ये भी समझा जाता है कि वो भी है, लेकिन जो दो लफ्ज़ है ना, अफजर शाही और नौकरशाही, ये जो शाही वाला लफ्ज़ है ये एक कॉलोनियल उसका कह रहे थे। अब देखें बात क्या है, अगर आप बाज़ार में जाते हैं और एक बूढ़ी खातून आपको कंप्लेंट करती है कि जी यहाँ सड़ा हुआ फल मिल रहा है और जो लोकल इंतजामिया है वो ओएसटी कर दिया जाता है, ओएसटी बना दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ट्रांसफर कर दी जाती है, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना, उस पे एक एतराज उठ रहा है। ये भी ये देखें, ये बात क्या है, देयर आर टू एंगल्स टू इट। एंगल ये होता है कि जिस तरह से आप अब देखते हैं कि जी अगर पब्लिक सर्वेंट्स हैं और पब्लिक जो है वो मुसलसल वज़ीर आज़म के पोर्टल पे और हर जगह, और ये आपकी बात नहीं, 20 साल से एक कंप्लेंट आती है कि जी हमें टाइम पे और अच्छे मिजाज से नहीं ट्रीट किया जाता। तो अल्टीमेटली पब्लिक के ये ठीक कर रही है, चेक एंड बैलेंस जो रखा जा रहा है सिविल सर्वेंट्स पे और बात ये है कि जब इनकॉम्पिटेंस हो और जब मिसगवर्नेंस हो, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप सिविल सर्वेंट्स पे निकालेंगे या फॉरेन सर्विस के लोगों पे निकालेंगे, तो होना चाहिए ना। मैं चेक एंड बैलेंस की बात नहीं कर रही, मैं पब्लिक ह्यूमिलेशन की बात कर रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप खुद गवर्नेंस नहीं ठीक कर सकते, अगर आप आउट हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल होगी, मैं सिर्फ आपको एक बात, पब्लिक ह्यूमिलेशन जो है इज नॉट बिल्कुल तरीकाकार ठीक नहीं है, अमल ठीक है। समर, देखिए अकाउंटेबिलिटी के ना डिग्निफाइड मैकेनिज्म्स हैं और दुनिया में है और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत कंडेमेबल एक्ट है और शायद दफ्तर खारजा को वज़ीर आज़म को ब्रीफ करना चाहिए था कि मिशंस की वर्किंग कैसे होती है। ये जो वो लेबर के, कमर्शियल अटैचीज के ये जो सारे मसले वो बयान कर रहे थे ना, ये कमीशन के इख्तियार में नहीं होते। वीजा से, एक्सटेंशन से, ये मिनिस्ट्री, आपका इतराज़ बिल्कुल ठीक है कि काम अच्छा है, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन तरीकाकार ठीक होना चाहिए। पब्लिक के लिए ह्यूमिलिएट करना, उससे शायद मोरल डाउन हो अफसरान का। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए।